Hello everyone. This video is for those who want to know that how I secured 69 marks in GFRS and should I opt for GFRS or not. Okay. So basically in this video I will be covering 3 points broadly. What I studied for securing 69 marks in GFRS, important points that need to be considered while studying GFRS and why one should opt for GFRS. ये मेरी मार्कशीट है जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने 69 मार्क्स आए थे GFRS में पेपर 60. यस. व्हाट आई स्टडीड. सो मैंने एसएम पढ़ा था एफआर का फॉर ओनली फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन. मैंने उसके लिए इंडियस इंडियस एफआर के एसएम से रेफर नहीं करे थे. उसके लिए मैंने अपने कोचिंग नोट्स यूज करे थे बिकॉज कोचिंग नोट से रिवाइज करना बहुत ईजी था एज कम्पेरेटिवली एसएम से रिवाइज करना. ठीक. और मैंने पास्ट आरटीपी एमटीपी और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे पिछले न्यू सिलेबस के जितने भी अटेम्प्ट होते हैं उनके सबके कवर गए थे. बट ऐसा मीन्स पास्ट एमटीपी में हमेशा एक एक या दो क्वेश्चन ही नए होते थे क्योंकि वो उन सारे ज्यादातर सारे क्वेश्चन रिपीटेशन ही होते थे आरटीपी के या से एसएम के क्वेश्चन. सो एमटीपी को मेरे को पढ़ने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता कभी भी. एमटीपी और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सारे जीएफआरएस के भी करे थे. इवन दो वो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें तो क्वेश्चन 50 मार्क्स का एक ही स्टडी आता था तो भी उन्हें सॉल्व करा था क्योंकि बिकॉज उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता. बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जीएफआरएस में जो कि जीएफआरएस के पेपर में कवर्ड है बट उनके क्वेश्चन आपको एफआर के एसएम में नहीं मिलेंगे कभी भी. जैसे कि आपको नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, इसका क्वेश्चन एफआर के एसएम में नहीं है बट जीएफआरएस में है. इवन फाइनेंशियल गारंटी भी का भी क्वेश्चन एसएम में नहीं है लेकिन जीएफआरएस में है. सो नोट्स तो आपको बाकी एफआर के नोट्स रेफर करे थे कोचिंग के इंडिया रिवाइज करने के लिए. आईसीए का स्टडी मटेरियल यूज किया था जीएफआरएस का जो भी आईसीए ने इशू है उसमें दो ही चीजें ब्रॉडली कवर्ड है. एक तो डिफरेंसेस बिटवीन आईएफआरएस एंड इंडियस एंड आईएफआरएस एंड यूएस गैप. मैंने ये पार्ट छोड़ दिया था आईएफआरएस एंड यूएस गैप का डिफरेंस बिकॉज ये 5 to 8 मार्क्स का ही आता था तो मेरे पास टाइम बचा नहीं था इसको रिवाइज करने के लिए इसलिए मैंने नहीं करा. और इससे रिलेटेड हमेशा एक ही केस स्टडी आता है और उसमें भी एक ही पॉइंट होता है. तो न्यू पॉइंट की पॉइंट्स जो कि आपको कंसीडर करनी चाहिए जीएफआरएस का प्रिपरेशन करते वक्त. डोंट. इसमें जो जीएफआरएस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें थ्योरी बहुत सारा लिखा होगा. अगर वो थ्योरी अगर आपको हार्ड लगता है कि मीन्स ये हम याद नहीं कर पाएंगे तो इंस्टेड आप उसको कहीं पे लिख के रखो और उसका टॉपिक भी लिख के रखो इंस्टेड आपको लर्न करने की. क्यों लर्न नहीं करना चाहिए, लर्न करने का कुछ फायदा है नहीं क्योंकि ओपन बुक पेपर है. बिकम हैबिचुअल विद मॉड्यूल ऑफ एफआर. यस, ये इसके लिए ये हैबिचुअल क्या होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं जीएफआरएस के पेपर में जो आपको रिक्वायर करेंगे कि आप बहुत सारा उसमें थ्योरी भी लिखो. तो अगर आपको पता ही नहीं होगा आपका रिलेटेड टॉपिक किधर है एफआर में तो अब इसके लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा एसएम जाके पढ़ो. इंस्टेड आप क्या करो, एक इंडेक्स होता है जैसे कि मेरे को भाविक सर ने दिया था, हर एक फैकल्टी देती है जो एसएम होती है उसका एक इंडेक्स होता है जस्ट शो. जैसे मॉड्यूल 3 का इंडेक्स है इंडिया अकाउंटिंग इंडियस 21 का द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट. अभी जैसे इसमें ये इतना डिटेल है जैसे कि आप 2.4.1 2.4.2 4.4 4.4 में भी फिर सब पार्ट्स इतना डिटेल्ड एसएमबी का इंडेक्स भी नहीं है. तो आप भी किसी फैकल्टी का ऐसा इंडेक्स लो और जब भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो थ्योरी जिसमें थ्योरी इन्वॉल्व है तो उसका आंसर खुद सोचने की कोशिश करो कि एफआर के एसएम में से आप कैसे निकालोगे एंड देन सी. और आप पेराज मिल जाएंगे जो रिलेटिवली आंसर में भी होंगे और आपके एसएम में भी होंगे. तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि एसएम को यूज करते हुए आंसर कैसे लिखने जीएफआरएस के थ्योरी वाले क्वेश्चंस के. और आपको थोड़ा पता भी लग जाएगा और आप थोड़े अपने अपने कीवर्ड्स भी इवन राइट कर पाओगे हर एक टॉपिक के पास में. मार्क योर क्वेश्चंस ऑफ एफआर विच यू नीड टू सी ऑन द लास्ट डे बिकॉज एफआर और जीएफआरएस के पेपर में 10 डेज का डिफरेंस होगा तो आप सारे इंडियस तो वैसे भी रिवाइज नहीं करने वाले तो आप कुछ क्वेश्चंस तो रिवाइज करोगे इसी एफआर के. तो वाले क्वेश्चंस मार्क होने चाहिए एफआर में से भी कौन से जीएफआरएस के डेज पढ़ने हैं. एंड एफआर के में स्टडी मटेरियल कैरी करने में कोई शर्म मत करना बिकॉज क्या होता है कि जो दूसरे बच्चे आएंगे ना इकोनॉमिक लॉ और ये सब्जेक्ट या रिस्क मैनेजमेंट इन सब के हाथ में एक या दो मॉड्यूल ही होगी बट जीएफआरएस के लिए बहुत सारा मटेरियल ले जाना ही पड़ता है. जहां से आपने कोचिंग करी है वहाँ का स्टडी मटेरियल ले जाना पड़ेगा. जी आपको है आईसीआई का स्टडी मटेरियल भी लेना पड़ेगा. इवन मैंने तो आरटीपी के पेजेस भी फाड़ के लेके गया था मैं तो क्योंकि उनसे रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है.
प्रिपेयर योर ओन लिस्ट ऑफ हार्ड क्वेश्चन लाइक फाइनेंशियल गारंटी, हैज अकाउंटिंग एक्सेट्रा। जब जेएफआरएस का प्रिपेयर करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस नए मिलेंगे, जैसे फाइनेंशियल गारंटी का मैंने बताया कोई क्वेश्चन नहीं है, हैज अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन है, उनके भी कोई क्वेश्चन नहीं है, डेरिवेटिव्स पे रिलेटेड भी नवंबर 19 में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चन काफी यूनिक है। तो इन क्वेश्चंस का पता होना चाहिए कि ये कौन से अटेम्प्ट में कब आए थे, तो जिससे इजीली इनको लोकेट कर सके, अगर इनसे रिलेटिवली कोई क्वेश्चन आता है तो उनका थ्योरी यूज करते हुए जो नया क्वेश्चन आया उसका आंसर देने में। बिकॉज मेरे मेरे टाइम में क्या हुआ था, नवंबर 20 में एक फाइनेंशियल गारंटी का क्वेश्चन आया था, वो एज इट इज तो नहीं आया था, बट हाँ मेरे को थ्योरी में काफी हेल्प मिला था वो मतलब, क्योंकि एक लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन मेरे को पता था, एक क्वेश्चन फाइनेंशियल गारंटी का आ चुका है, तो मेरा और वो रेफरेंस लिखा हुआ भी था मेरे एक पेपर में, तो मैं सीधे वहां पे गया, मैंने वाला क्वेश्चन देखा और उधर से थ्योरी उसका कॉपी करा, फिर बाकी अब जिस हिसाब से क्वेश्चन था उस हिसाब से उसका आंसर लिख दिया था। For each MCQ and subjective question, try to find out a para to which that question belong in your reading time. जब रीडिंग टाइम होगा ना तो हर एक एमसीक्यू जो होता है वो किसी न किसी स्पेसिफिक पैरा से ही पूछा जाता है, और हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी एक स्पेसिफिक पैरा ही होता है, तो ये मार्किंग हो जाना चाहिए रीडिंग टाइम करते वक्त, रीड होती है क्वेश्चन में कि हर एक पे मतलब से जैसे ही कोई एमसीक्यू आया है तो पीएम हो सकता है इंडिया 16 से हो, तो आपको इंडिया 16 वाला ऊपर केस स्टडी में पैरा लोकेट कर लेना चाहिए और वहाँ पे थोड़ा मार्किंग कर देना चाहिए कि ये फर्स्ट वाले पार्ट से रिलेटेड है, सेकंड वाले पार्ट से रिलेटेड है। इससे क्या होगा कि आप 15 मिनट के बाद या आप दो केस स्टडी भी एक साथ रीड आउट कर लोगे, तो दोबारा आप फर्स्ट केस स्टडी पे आओगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आंसर लिखने में या फिर आंसर सेलेक्ट करने में। आफ्टर रीडिंग 3 क्वेश्चन यू शुड बी इन अ पोजीशन विच क्वेश्चंस आर नीड टू बी अटेम्प्टेड। ऐसा मत करना कि आप 5 के 5 क्वेश्चन ही एक साथ अटेम्प्ट पेपर में आप पढ़ने बैठ गए, क्योंकि 5 पढ़ने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, मेजरली आपको पेपर अटेम्प्ट ही करना है, 5 क्वेश्चन आने 4 तो अटेम्प्ट करनी ही है किसी भी कंडीशन में, तो इंस्टेड आप 3 पढ़ने के बाद 2 तो अटेम्प्ट कर ही लो, फिर उसके बाद एक और पढ़ लेना एटलीस्ट एक अटेम्प्ट करने के बाद। ये रीड नहीं पूरा टाइम में रीडिंग में ज्यादा टाइम लगा दो, बिकॉज टाइम कम पड़ता है, थ्योरिटी इसमें थ्योरी भी काफी लिखना पड़ता है, और पेपर इतना इजी तो मतलब इतना हार्ड भी नहीं होता, जिसको एफआर पसंद है उसके लिए हार्ड भी नहीं होता है ना। और वाई टू चूज जीएफआरएस, अगर आप एफआर के साथ एफआर के जस्ट बाद जीएफआरएस पढ़ते हैं तो इनिशियली आपके फर्स्ट रीडिंग में ये 4 4 डेज से ज्यादा अच्छा नहीं है, 4 डेज से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला जीएफआरएस प्रिपेयर करने के लिए। इवन जीएफआरएस एक बार प्रिपेयर हो गया ना तो एफआर पे भी बहुत कॉन्फिडेंट आ जाएगा, बिकॉज जीएफआरएस एक एनहेंस्ड वर्जन है एफआर का। तो इवन आप अगर पेपर देखोगे, अगर नवंबर 19 का जो पेपर है जीएफआरएस का, नवंबर 19 का जीएफआरएस का पेपर इज इक्वल्स टू May 20 का आरटीपी, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि जो जीएफआरएस के क्वेश्चन May 19 के जीएफआरएस पेपर में वो सीधे के सीधे उठा के इंस्टीट्यूट ने May 20 के आरटीपी में डाल दिए थे, तो जीएफआरएस और एफआर में कोई इतना भारी डिफरेंस नहीं है। नो न्यू कंसेप्ट एक्सेप्ट सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन आईएफआरएस, बहुत ये 50 अराउंड 10-15 पेजेस का ये मटेरियल है जिसमें डिफरेंसेस बताए गए हैं आईएफआरएस एंड इंडिया। इवन सारे डिफरेंसेस तो मटेरियल भी नहीं, जैसे आईएफआरएस में एक डिफरेंस दे रखा है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल प्रिपेयर कर, अगर कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है तो उसको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल बनाने की जरूरत नहीं है, बट हाउएवर ऐसा रिलैक्सेशन इंडियाज में नहीं है, तो इस सर याला डिफरेंस कितना कोई मटेरियल नहीं है, इस पर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ सकता, हार्डली कभी आ भी गया तो 1 मार्क्स से ऊपर का एमसीक्यू भी नहीं आना है इसके ऊपर। और ठीक है, अब नो वन शुड प्रेडिक्ट विच पेपर इज गोइंग टू बैट। अब कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि कौन सा पेपर इजी है वाला, कौन सा स्कोरिंग है उसके लिए हिसाब से शॉर्ट यूज करते हैं। May 19 तक क्या होता था कि इंटरनेशनल टैक्सेशन पेपर इजी आता था, तो वो लोग बाग May 19 इंटरनेशनल टैक्सेशन लेते, पर May 19 का पेपर ही हार्ड आ गया इंटरनेशनल टैक्सेशन का। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट लेना स्टार्ट कर दिया लोगों ने कि रिस्क मैनेजमेंट इजी है, स्कोरिंग भी अच्छा जा रहा है, एक ही बुक है, जल्दी भी हो जाता है, एक दिन में हो जाता है पूरा का पूरा पढ़ के। फिर नवंबर 20 में भी मेरे रिस्क मैनेजमेंट का पेपर हार्ड गया। इंस्टीट्यूट कब कौन सा पेपर हार्ड रखने वाला है किसी के हाथ में नहीं है, किसी को नहीं पता। इंस्टेड वही सब्जेक्ट प्रेफर करना चाहिए जो आपके इंटरेस्ट हो और एटलीस्ट आपके आगे कुछ काम भी आए। चूज ओनली जीएफआरएस इफ यू लाइक एफआर, यस अगर एफआर वीक है तो जीएफआरएस लेने का कोई मतलब नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अगर आपको एक भी पॉइंट पसंद आया हो तो। थैंक यू।